हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इतिहास के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है हिस्ट्री की। अगर हम बात करेंगे तो हमने कई सारे लेक्चर हिस्ट्री के डाले हुए हैं, चाहे आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे आपका मिडिवल हिस्ट्री हो, चाहे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो। अब इसमें हमने जब एंशिएंट से शुरुआत करी तो उसके अकॉर्डिंग आज आपका हिस्ट्री का 20वां चैप्टर है। पिछले 19 चैप्टर नहीं देखें तो उनको देख लेना, और आज वाले के देखने के बाद ही उनको देखना। तो आज का चैप्टर हमारा है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और कला, यानी दिल्ली सल्तनत में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी और कला का क्या उस समय स्तर था। इन सारे चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत में सोशल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्ट की सिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, और ऑल ओवर इंडिया में हमारे स्टडी मटेरियल कोरियर से जाते हैं, जिसको आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं राज्य का स्वरूप कैसा था। भारत में स्थापित तुर्क राज्य सैन्यवादी और कुलीन तंत्रीय था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो स्थापित तुर्क राज्य थे वो कैसे थे। नंबर एक, वो सैन्यवादी थे। नंबर दो, वो कुलीन तंत्रीय थे। सैन्यवादी और कुलीन तंत्रीय, नंबर एक सैन्यवादी, नंबर दो कुलीन तंत्रीय। राजकाज चलाने के लिए सुल्तान को अपनी ओर से जरूरी नियम भी बनाने पड़ते थे, जिन्हें जवाबित कहा जाता था। आज की भाषा में उन्हीं को कानून कहा जाता था। सुल्तान या राजा के मुंह से निकला शब्द और उनके द्वारा बनाए गए कुछ नियम उस समय जवाबित या फिर कानून कहे जाते थे। आर्थिक और सामाजिक जीवन की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक, यानी इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ जो है वो उस समय कैसी थी। सल्तनत काल में इस्लाम धर्म में शिया एवं सुन्नी मुस्लिमों के दो प्रमुख धार्मिक वर्ग बनकर उभरे। संपूर्ण सल्तनत काल में उत्तर भारत में सुन्नियों का प्रभाव बना रहा, जबकि दक्षिण भारत में शिया संप्रदाय का अधिक प्रबल प्रभाव था। अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना, शिया और सुन्नी मुस्लिमों के अंदर दो वर्ग हमेशा से हैं। भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत में सुन्नियों का प्रभाव था, जबकि दक्षिण भारत में शिया संप्रदाय के मुस्लिम राज किया करते थे। व्यापार, उद्योग और व्यापारी वर्ग। सल्तनत काल में बंगाल व गुजरात के शहर उत्तम कपड़ों, सोने तथा चांदी के काम के लिए फेमस थे। गुजरात और बंगाल के शहर किसके लिए फेमस थे? कपड़ों के लिए फेमस थे, गोल्ड के लिए फेमस थे और सिल्वर के काम के लिए फेमस थे। बंगाल का सोनार गांव कच्चे रेशम और मलमल के लिए उस समय बहुत ज्यादा फेमस था। क्या? बंगाल का सोनार गांव। इस काल में जल और थल मार्गों से होने वाला व्यापार एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवसाय था या उद्यम था या उद्योग था। देश के एक भाग से दूसरे भाग तक तेजी से डाक पहुंचाने के लिए मंजिल दर मंजिल एक स्थान से दूसरे स्थान अलग अलग घोड़ों या हरकारों का प्रयोग उस समय किया जाता था। कागज बनाना, शीशा बनाना, चरखा और अच्छे किस्म का करघा आदि शिल्पों के अन्य उदाहरण हुआ करते थे। तुर्कों के शासनकाल में सिंचाई व्यवस्था, यानी जो इरिगेशन सिस्टम था, उसको भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। सल्तनत काल के प्रशासन की अगर हम बात करें तो किस तरीके का प्रशासन था? सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था तथा सर्वोच्च राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता सुल्तान में ही बसती थी। इसके अलावा कानून और न्याय व्यवस्था भी सुल्तान का एक दायित्व है, यानी उसकी जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी हुआ करती थी। दिल्ली के सुल्तान स्वयं को खलीफा का नायब यानी सहयोगी मानते थे। दिल्ली के सुल्तान खुद को खलीफा का नायब यानी सहयोगी माना करते थे। तुर्क सुल्तानों में इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था, जिसने नासिर अमीर उलमोमिनिस यानी खलीफा का सहायक की उपाधि प्राप्त की थी, तथा बलबन ने
निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करती थी। केंद्रीय प्रशासन उस समय किस तरीके का था? प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वजीर हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? वजीर होता था। वजीर के अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था, जो राज्य के आय व्यय की जांच करता था। आज भी आप देख लोगे, सेंट्रल लेवल के आप देख लोगे, तो आपको इस तरीके के पद हमेशा मिलेंगे। आय और व्यय की जांच की अगर हम बात करें, तो उस समय महालेखा परीक्षक होता था। जैसे आज के समय सेंट्रल लेवल पर आप लोग कैग देख सकते हैं। और महालेखाकार आय की निगरानी भी करता था। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग था। इस विभाग के प्रधान को आरीज मुबालिक कहा जाता था। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज सैन्य विभाग होता था और इसके प्रधान को आरीज मुमालिक कहते थे। अलाउद्दीन के समय घोड़ों को दागने का प्रचलन आरंभ हुआ था। एक-एक पॉइंट आप देखिएगा, एक-एक पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, तो राज्य के 2 और महत्वपूर्ण विभाग थे, दीवान-ए रियासत और दीवान-ए इंसा। कौन से 2 विभाग थे? दीवान-ए रियासत और दीवान-ए-इंसा। दीवान-ए रियासत धार्मिक मामलों, धार्मिक संस्थानों और सुपात्र विद्वानों को दिए जाने वाले अनुदानों का कामकाज संभालता था। दूसरा विभाग दीवान-ए-इंसा था, जो राज्य में पत्र व्यवहार के कामों की निगरानी किया करता था। दरबार में शिष्टाचार का निर्वहन वकीले दर नामक अधिकारी करता था। कोतवाल और मुफरिद किलों की सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख किया करते थे। स्थानीय प्रशासन की बात करेंगे, तो तुर्कों ने इक्तादारी व्यवस्था को लागू किया था। किसको? इक्ता प्रथा। इक्तादारी प्रथा व्यवस्था को लागू किया। जिन अमीरों को इक्ता दिए गए थे, उन्हें मुक्ति या वली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वली या फिर मुक्ति। सूबे के नीचे सिख और सिख के नीचे परगना होता था। गांव के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति खूत यानी भूस्वामी और मुकद्दम यानी मुखिया कहलाते थे। सल्तनत काल के अधिकारियों की हम बात करें, तो सल्तनत काल, इधर सल्तनत काल रहेगा, इधर उसके शीर्ष अधिकारी रहेंगे। वजीर का पद क्या था? प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के बराबर। दीवाने रियासत, दीवाने रिसाल, विदेश विभाग रिसाल। सदर उस सुदूर इस्लामी न्याय मंत्री। दीवाने इंसा शाही सचिवालय। दीवाने अर्ज रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर। काजी उल कुजात न्याय मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर या जस्टिस मंत्री आपकी सेवा से। स्थापत्य की अगर हम बात करें, तो इस समय में भी कुछ चीजें आपको ऐसी दिखेंगी, जैसे मेहराब तथा गुंबद इस्लामी स्थापत्य की प्रमुख विशेषता थी। मेहराबों की सजावट के लिए बैल बूटों और कुरान की आयतों को एक दूसरे से अत्यंत कलात्मक तरीके से चित्रित किया जाता है। यह कला अरबस्क शैली कहलाया करती थी। तुर्कों ने अपने इमारतों में मेहराबों और गुंबदों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया। इमारतों में उच्च कोटि के हल्के गारे का प्रयोग हुआ करता था। भारत में पहली तुर्क मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम थी, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में करवाया था। मेहराब और गुंबद की जानकारी भारतीयों को भी थी, परंतु वे उनका प्रयोग बड़े पैमाने पर नहीं किया करते थे। तुर्क शासकों ने अपनी इमारतों में गुंबद व मेहराब पद्धति तथा लिंटल और सहतीर पद्धति का भी प्रयोग किया था। इस्लाम में जीवों के चित्रों को बनाना वर्जित हुआ करता था, बैन होता था, इसलिए इसके स्थान पर वे ज्यामितिक और फूलों के चित्र बनाया करते थे। 13वीं सदी में तुर्कों द्वारा निर्मित किया गया महत्वपूर्ण स्थापत्य कुतुब मीनार हुआ करता था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, शुरुआत करवाई थी, पूरा हुआ था इल्तुतमिश के टाइम। खिलजी काल में अनेक इमारतें बनवाई गई, जिनमें अलाई दरवाजा, हजार सितून, हौज खास ये फेमस रही। इसी काल में निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के, इसी काल के बात हम करेंगे, तो इसी काल में निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के
अहाते में जमाते खाना मस्जिद का निर्माण हुआ। यह मस्जिद प्रथम स्थापत्य है जो पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित थी। सल्तनत काल में अलाई दरवाजे में मेहराब का प्रयोग बहुत आकर्षक ढंग से किया गया है, जिसमें एक गुंबद भी है जो वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित पहला गुंबद है। ग्यासुद्दीन का मकबरा सल्तनत काल में स्थापत्य कला में एक नई प्रणाली की शुरुआत का सूचक है। इसमें इमारत की ऊपरी छवि को निखारने के लिए एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। तुगलक स्थापत्य की विशेषता की हम बात करें तो इसमें मेहराब और लिंटल सहतीर की प्रणाली का एक साथ प्रयोग किया गया है। फिरोज शाह के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता ढालू दीवार थी। इसमें इमारत के मजबूत और ठोस होने का आभास प्रतीत होता है। फिरोज शाह तुगलक की सभी इमारतों में सजावट के लिए कमल का प्रयोग किया गया है। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा फिरोज तुगलक के काल की एक महत्वपूर्ण अष्टभुजाकार इमारत है। यह मकबरा यरूशलेम के डोम ऑफ द रॉक जैसा लगता है। लोधियों की स्थापत्य परंपरा में मेहराबों और लिंटल सहतीर दोनों का प्रयोग आपको दिखेगा। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य कौन से रहे? इधर प्रमुख इमारतें हैं, इधर उनके बनाने वाले हैं। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखवाई और इल्तुतमिश के समय पूरा हुआ। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। कहाँ पर है ये? अजमेर के अंदर है ये। ठीक है। कुतुब मीनार को बनवाया, नींव रखवाई ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अजमेर के अंदर है, दरगाह शरीफ के नजदीक है। सुल्तानगढ़ी तथा इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। हौजे शमसी या शमसी ईदगाह इल्तुतमिश ने। बलबन का मकबरा बलबन के द्वारा बनवाया गया। शीरी का किला या हौजे अलाई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जमात खाना या उक्का मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। अजार सितून या अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के अंदर ही आप देखोगे एक दरवाजा लगवाया गया था। तुगलकाबाद का किला ग्यासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। मेहराबों का प्रचलन अगर हम बात करें तो बलबन के मकबरे में पहली बार आपको दिखेगी ये मेहराब की बात हम करेंगे तो। ग्रंथों की बात करें तो ग्रंथ कौन से कब कब हुए? ग्रंथ ग्रंथ का नाम, लेखक का नाम। ग्रंथ नंबर 1 संगीत राज, लेखक राणा कुंभा। तारीख हिंद, लेखक अल बरूनी। तारीख मुबारक शाही, याह्या बिन अहमद सरहिंदी। फतवा ए जहांदारी, जियाउद्दीन बरनी। खजाइन उल फुतू, अमीर खुसरो। तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीफ। तुगलकनामा, अमीर खुसरो। फतुहात फिरोज शाही, फिरोज शाह। तबकात नासिरी, मिनहाज उस सिराज। रेहला इबन बतूता के द्वारा। तो ये कुछ दिल्ली सल्तनत की कुछ कहानियां थी भाई। आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक कैसा था, कला कैसी थी, किन बिल्डिंगों का निर्माण हुआ, कौन से भवन बने, कौन से इमारतें बनी, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।